एक दो बार नहीं, लगातार 24 साल ओडिशा की पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही नाम चलता रहा। Patnaik's mild mannerisms belie a politician who is known to have a killer political instinct. ना कोई बड़ा स्कैम, ना कोई बड़ा प्रोटेस्ट और ना ही सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा। Is politics your profession or is it your occupation? I'd consider it my full-time profession or occupation, whatever you may choose. नाम तो आपको पता ही है, नवीन पटनायक, एक ऐसा लीडर जिसने ओडिशा का पूरा चेहरा बदल कर रख दिया। नवीन बाबू पिछले 24 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज इतनी भीड़ से लगता है कि लोग अभी भी इनको मुख्यमंत्री मानते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसे सिर्फ उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी रेस्पेक्ट करते। वो नवीन बाबू आज खुद नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसी मंच पर बीजेपी नेताओं के बीच बैठ। चुनाव में चाहे जो खिंचाव रहा, लेकिन आज बीजेपी का हर नेता उनके सम्मान में खड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जब आए तो धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बताया कि नवीन बाबू आ चुके हैं। इस पर राजनाथ सिंह लगभग दौड़ते हुए नवीन बाबू से मिलने पहुंचे। शपथ लेने से पहले नए सीएम मोहन चरण मांझी भी दूसरे नेताओं की तरह नवीन पटनायक से भी उसी आदर से मिले। नवीन पटनायक ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर अचानक 2024 में सब कुछ बदल गया। नवीन पटनायक के 24 साल के शासन के बाद पहली बार ओडिशा को बीजेपी की सरकार और बीजेपी का सीएम मिला है। तो अब सवाल आता है, आखिर क्यों? अगर काम इतना स्ट्रांग था, लोगों को स्कीम का फायदा मिल रहा था, सरकार एकदम स्मूथ चल रही थी, तो फिर नवीन पटनायक हार कैसे गए? Chief Minister Naveen Patnaik's video surfaced. Look closely. This has triggered a showdown and a controversy. In this video, Patnaik's close aide V.K. Pandian, a bureaucrat earlier, now a neta. क्या ओडिशा के लोग उनसे बोर हो गए थे? क्या वो किसी बड़े स्कैंडल में फंस गए थे? क्या उन पर करप्शन के आरोप लगे थे? या फिर किसी पॉलिटिक्स साजिश का शिकार हुए? या फिर असली वजह कुछ और ही थी? क्या उनकी पॉलिटिक्स धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुकी थी या उनका अपना ही मॉडल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? देखिए, यह वीडियो यह डिसाइड करने के लिए बिल्कुल नहीं है कि उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। यह वीडियो सिर्फ यह समझाने के लिए है कि एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपने ही स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपने काम के लिए जाना जाता, वो आकर इस हार तक कैसे पहुंचा। आइए इस वीडियो में नवीन पटनायक की हार के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। उड़ीसा एक वक्त था जब इस राज्य का नाम आते ही जैन में सिर्फ गरीबी, भूख और साइक्लोन की तस्वीरें आती। इसे एक पिछड़ा राज्य मानकर छोड़ दिया जाता, लेकिन नवीन पटनायक के 24 साल ने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने सिस्टम को एक ऐसी मशीन बना दिया जहां काम बोलना शुरू हुआ। BSKY, जहां इलाज के लिए घर जमीन नहीं बेचनी पड़ती थी, लाखों लोगों को फ्री हेल्थ केयर का सहारा मिला। मिशन शक्ति, जिसने 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें घर की 4 दीवारों से निकालकर आर्थिक आजादी दी। कालिया स्कीम, किसानों की जेब में जब सीधा पैसा डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पहुंचने लगा तो खेती का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। कनेक्टिविटी, गांव तक पहुंचती बसें और बुजुर्गों के सम्मान के लिए समय पर मिलने वाली पेंशन, यह सिर्फ स्कीम नहीं थी, यह नवीन बाबू का ट्रस्ट था। नवीन पटनायक ने ओडिशा को भुखमरी के टैक्स से निकालकर स्पोर्ट्स हब और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया। इलेक्शन के बाद इलेक्शन, कोई भी उनके इस किले को हिला तक नहीं सका। उनकी इमेज ही स्टेबिलिटी का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। यह क्रैक विपक्ष ने नहीं, सिस्टम ने खुद पैदा किया। नाम था BK पांडियन, एक तमिलनाडु बोर्न IAS ऑफिसर जो नवीन बाबू के सबसे भरोसेमंद साथी थे। जब तक वो पर्दे के पीछे रहकर वेलफेयर स्कीम चलाते रहे तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन 2023 में जैसे ही वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, हवा बिल्कुल बदल गई। एक डेंजरस सवाल हवा में तैरने लगा, अगला मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक की खामोशियां शक में बदलने लगी। लोगों को लगा कि ओडिशा का भविष्य एक आउटसाइडर के हाथ में दिया जा रहा है, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो उनकी भाषा तक नहीं बोलता। बीजेडी के पुराने लीडर साइडलाइन होने लगे और यहीं से बीजेपी को अपना मौका दिख गया। जब काम की बात हो रही थी तब बीजेपी ने गेम ही बदल दिया। उन्होंने वेलफेयर और विकास के मैदान को छोड़कर सीधा लोगों के इमोशनल पर स्ट्राइक किया। मुद्दा उठाया गया उड़ीसा अस्मिता, यानी कि उड़िया प्राइड। बीजेपी ने हर उड़िया नागरिक को याद दिलाया कि उनका राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। लेकिन आज क्या हो रहा है? अचानक ये चुनाव सड़कों और अस्पतालों का नहीं रहा, यह सम्मान की लड़ाई बन गया। गली गली में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ओडिशा पर कोई तमिलनाडु बाबू राज करेगा? ओडिशा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या?
बीजेपी ने बाबूराम और गुमस्ता जैसे कड़वे शब्दों को हवा दी। लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि नवीन बाबू तो सिर्फ चेहरा है, सरकार तो कोई और चला रहा है। देखते देखते पॉलिसी की जगह इमोशन ने ले ली और परफॉर्मेंस की जगह एक जबरदस्त नैरेटिव सेट हो गया। अब वोट काम के नाम पर नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने के नाम पर मांगा जा रहा था। पहली बार ओडिशा का चुनाव भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द घूमने लगा। बीजेडी ने मंदिर कॉरिडोर बनाया, रथ भेजे, लेकिन बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, रत्न भंडार की मिसिंग चाबी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार मंदिर का खजाना नहीं बचा सकी तो लोगों को क्या बचाएगी। जब पीएम मोदी ने हिंट दिया कि चाबी तमिलनाडु चली गई है तो धर्म और आइडेंटिटी का एक ऐसा तूफान उठा जिसमें बीजेडी बह गई। धार्मिक राजनीति बीजेपी का होम ग्राउंड था और बीजेडी खुद चलकर उनके मैदान पहुंच गई। ग्राउंड पर एक बहुत ही खतरनाक बदलाव हो रहा था जो शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया। सत्ता का बैलेंस बिगड़ चुका था। हुआ है कि जो पावर्स आपके चुने हुए सरपंचों और एमएलए के पास होनी चाहिए थी वो चुपके से छीनकर अफसरों को दे दी गई। हालात ये हो गई कि अगर गांव का कोई भी आदमी अपने सरपंच के पास किसी काम के लिए जाता तो उसे एक ही जवाब मिलता, भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब ऊपर के बाबू लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर ये बढ़ता हुआ बाबूराज लोगों को अंदर ही अंदर चुभने लगा। लोगों ने वोट अपने नेता को दिया था लेकिन उनके काम की फाइलें किसी बंद कमरे में बैठे एसी वाले बाबू के साइन का इंतजार कर रही थी। यह सिर्फ प्रशासन का बदलाव नहीं था, यह आम आदमी की आवाज का गला घोटने जैसा था। लोगों को लगने लगा कि वो पॉलिटिकली इनविजिबल हो गए हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं बची है, क्योंकि फैसले अब जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि वो अफसर ले रहे थे जिन्हें जनता ने चुना ही नहीं था। इन सब के ऊपर एक और चीज थी जिसने बीजेडी की नींव हिला दी, नवीन बाबू की गिरती से है। जब भी वो पब्लिक के सामने आते पांडियन हमेशा उनके साथ साय की तरह दिखाई देते। हर फोटो हर वीडियो एक ही मैसेज दे रही थी कि सिस्टम के हाथ बदल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया बीजेडी के अपने स्टैंड ने। पार्लियामेंट में बीजेपी कोई भी बिल लाए बीजेडी बिना शर्त उसे सपोर्ट करती रही, चाहे वो कितना भी विवादित मुद्दा क्यों ना हो। नवीन बाबू की पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी दिखी। अब यहाँ आम वोटर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा अगर बीजेडी को ही वोट देना है जो हर बार बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती है तो फिर सीधा बीजेपी को ही वोट क्यों ना दें। बीजेडी अपनी अलग पहचान खो चुकी थी। लोगों को लगने लगा कि यह कोई अलग पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़ी होने वाली दूसरी पार्टी है। और सच तो है कि जब राजनीति में आइडियोलॉजी धुंधली होने लगती है तो वोटर्स की लॉयल्टी भी खत्म हो जाती है। तो देखिए नवीन पटनायक का यह 24 साल का किला किसी एक बड़ी वजह से नहीं टूटा बल्कि इन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा था जिसे बीजेपी ने बहुत समझदारी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार है और सत्ता में एक उड़िया लीडर वापस आ चुका है। नवीन पटनायक का यह गिरना साबित करता है कि राजनीति में सिर्फ काम काफी नहीं होता, अगर आप अपने लोगों अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं तो कितनी भी पुरानी सरकार क्यों ना हो गिर जाती है। 24 साल का एक लंबा दौर अब खत्म हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।